वेलकम एवरीवन टू फिजिका। सो इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे पार्ट बी के CSIR नेट नवंबर 2020 के क्वेश्चंस हैं ये। सो पार्ट बी के मैं बहुत सारे पहले ही कर चुका हूँ, अराउंड 20 क्वेश्चंस पहले। दिस इज़ द 21st क्वेश्चन। सो आप वो बाकी सब मेरे चैनल पे देख सकते हैं। एंड प्लीज़ डू जस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। सो सारी वीडियोस प्लीज़ डू शेयर विद अदर्स ऑल्सो। एंड सो 21st क्वेश्चन है, ये मैथमेटिकल फिजिक्स से आया। टू टाइम डिपेंडेंट नॉन ज़ीरो वेक्टर्स UT एंड VT। सो ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं, दीज आर टाइम डिपेंडेंट। सो ये टाइम पे डिपेंड करते हैं, टाइम के साथ इनकी पोजीशन एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है, मतलब ठीक है। विच आर नॉट इनिशियली पैरेलल टू ईच अदर। सो एट इनिशियल टाइम लेट्स से एट t इज इक्वल टू 0, ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है मतलब क्या है कि पैरेलल जब होते हैं, जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, ये पैरेलल हैं, ठीक है। तो इनिशियली ये पैरेलल नहीं दे रखे हैं, मतलब इनके बीच में कोई एंगल है। अब ऐसे ये पैरेलल हैं तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये पैरेलल है। ओके, सो इनका अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे U क्रॉसेस विद V, वो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि ये ठीक है U क्रॉसेस विद V, UV साइन थीटा होगा एंड साइन 0 0 होता है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। तो इनिशियली अगर ये पैरेलल, इन्होंने बोला विच आर नॉट इनिशियली पैरेलल, सो ये पैरेलल नहीं है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं है। तो ये हमें दे रखा है कि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है U क्रॉसेस विद V इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब बस यही है। देन दे सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं एट ऑल टाइम t if the area of the parallelogram formed by UT and VT be AT and the unit normal vector to it be NT. So area of the parallelogram formed by UT. So let's say मैं U को ऐसे बनाता हूँ UT, एंड हमें दे रखा था ये इनिशियली पैरेलल नहीं है, मतलब इसके बीच में कोई एंगल है, तो ऐसे ही मैं बना रहा हूँ इसे कि इनके बीच में कोई एंगल रहे। मैंने इसको ऐसे प्लेस कर दिया। सो इनके बीच में लेट्स से एक थीटा एंगल है, एंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इन दोनों वेक्टर से जो बन रहा है उसका एरिया हमें AT दे रखा है। सो ये एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है फॉर्म्ड बाय दिस, एंड इसका जो एरिया है दैट इज AT, वो हमें दे रखा है। एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, सो इसके जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा, मतलब आउटवर्ड नॉर्मल या फिर इनवर्ड नॉर्मल या फिर नीचे की तरफ होगा, जैसे भी आप ले लो, वो हमें दे रखा है N_T। सो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है एंड दिस इज ऑल्सो टाइम डिपेंडेंट। अब हमें बताना है ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है एक तो, देन हमें बताना है कि AT लीनियरली वेरीज विद T, NT इज अ कांस्टेंट, ये लीनियर वेरीज कर रहा है। तो हमें बेसिकली ये बताना है कि ये कांस्टेंट है या फिर वेरी कर रहा है, तो हमें बेसिकली ये बताना है। अब ध्यान से देखो, जो इसने बोला है UT एंड VT से ये जो एरिया बना रहा है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बना रहा है, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है? अगर दो वेक्टर्स एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो एरिया होता क्या है? इट इज सिंपली द क्रॉस प्रोडक्ट। सो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर्स का UT एंड VT विच आर नॉट पैरेलल, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या है? U क्रॉसेस विद V 0 नहीं होना चाहिए, एंड ये हमें गिवन ही है, दिस इज गिवन कि ये 0 नहीं है। तो जो किसी भी दो वेक्टर का, लेट्स से A एंड B का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, सो दिस ऑलवेज गिव्स द एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। अगर A को मैं एक एडजेसेंट साइड ले लूँ एक पैरेललोग्राम की और B को दूसरी, तो ये जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है इसका मैग्नीट्यूड हमें उस पैरेललोग्राम का एरिया देगा। जब हम इसे एक्सटेंड कर देंगे बाकी साइड्स को, तो ये हमें एक एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम देगा। सो दिस इज इक्वल टू AT, तो इसका मोड होगा, ठीक है, क्योंकि एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो हमने इसका मोड ले लिया। एंड जो नॉर्मल है वो क्या होगा? तो इसके एरिया के नॉर्मल वेक्टर है, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो हमें पता है UT क्रॉसेस विद VT अगर हम करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है? अगर ये XY प्लेन में है, दिस इज X एक्सिस, दिस इज Y एक्सिस, सो जो ये परपेंडिकुलर इसके एक्सिस होगा वो Z होगा। अगर ये UT एंड VT XY प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इसके जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट विल लाई इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस प्लेन के, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट।
ठीक है। तो अगर इसके मैग्नीट्यूड को मैं 80 से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये जो डायरेक्शन देगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट, दैट विल बी द एन कैप टी, जो यहाँ पे इन्होंने दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से इन्होंने दे रखी है। नाउ हम इक्वेशन देखते हैं, जो इक्वेशन इन्होंने यहाँ पे दे रखी है कि दीज टू वेक्टर सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, u क्रॉसेस विद डी बाई डी टी माइनस वी क्रॉसेस विद डी यू बाई डी टी। अगर ये ध्यान से देखोगे, ये है डिफ्रेंसिएशन ऑफ दो वेक्टर्स का। लेट्स से ए क्रॉसेस विद बी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो ये इस फॉर्म में दे रखा है हमें। अब ध्यान से देखोगे तो बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, तो लेट हम देखते हैं कैसे मॉडिफाई करेंगे इसे। तो हमें दे रखा है u क्रॉसेस विद डी वी बाई डी टी माइनस v क्रॉसेस विद डी यू बाई डी टी, v क्रॉसेस विद डी यू बाई डी टी। एंड आपको पता है d बाई डी टी किन्हीं भी दो वेक्टर्स का अगर हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, जब करते हैं डॉट प्रोडक्ट में करते हैं जब भी ऐसा ही कुछ रिजल्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में करते हैं जब भी ऐसा ही आता है। सो d बाई डी टी ऑफ ए क्रॉसेस विद b होता है, पहले वाले को कांस्टेंट रख दो, सेकंड वाले का डेरिवेटिव करा, प्लस सेकंड फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव डी ए बाई डी टी क्रॉसेस विद सेकंड वाला आप कांस्टेंट। ठीक है, तो यही होता है। तो इसको हम इसी फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, ये तो दे रखा है, लेट्स से यू ए है एंड वी बी है, तो ये तो इसी फॉर्म में है, बट यहाँ पे जो है ये उल्टा है। तो हम क्या करेंगे, डी यू बाई डी टी क्रॉसेस विद बी कर देंगे इसे। सो ए क्रॉसेस विद बी होता है, ए क्रॉसेस विद बी होता है माइनस ऑफ बी क्रॉसेस विद ए। ठीक है, सो सिंपली एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो यू क्रॉसेस विद डी वी बाई डी टी, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड इसको लिखता हूँ मैं डी यू बाई डी टी क्रॉसेस विद वी। ठीक है, नाउ ये अब ये इस फॉर्म का हो गया। ध्यान से देखो, u क्रॉसेस विद डी वी बाई डी टी प्लस डी यू बाई डी टी क्रॉसेस विद v, तो इसको लिख सकते हैं हम d बाई डी टी ऑफ u क्रॉसेस विद v। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें दे रखी है। नाउ u क्रॉसेस विद v हमें पता है, दिस इज u क्रॉसेस विद v, दिस इज द एरिया वेक्टर, एंड जो n कैप t होगा वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दीज टू वेक्टर्स u एंड v। एंड एज वी ऑलरेडी नो, किसी भी दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, लेट्स से दिस इज c वेक्टर, सो दिस c वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर to a vector and b vector, or we can say this c vector is perpendicular to the plane containing a vector and b vector। तो c vector या तो इस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों का जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे यही दे रखा है कि u क्रॉसेस विद v जो है that will be, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टी वेक्टर, एरिया वेक्टर के एरिया वेक्टर है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो वेक्टर है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया ना, इसका मैग्नीट्यूड इनटू द डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। ये एन कैप टी या तो इस तरफ हो सकता है या फिर इस तरफ हो सकता है। ठीक है, तो यही मीनिंग है इसका। सो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ ए टी एन कैप टी इक्वल टू 0। एंड किसी का भी जब टाइम डेरिवेटिव या फिर कोई भी डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है, तो हम उसको कहते हैं दैट इज कांस्टेंट इन दैट वेरिएबल। अगर टाइम में डेरिवेटिव कांस्टेंट, टाइम में जो डेरिवेटिव है वो 0 है, मतलब इट इज कांस्टेंट इन टाइम। सो ए कैप टी यहाँ से आपको मिलेगा ए कैप टी, सॉरी ए टी एंड एन कैप टी, दैट विल बी कांस्टेंट इन टाइम। सो इट विल रिमेन कांस्टेंट इन टाइम। सो ये जो क्वांटिटी है अंदर वाली क्वांटिटी, या फिर ये u क्रॉसेस विद v, u क्रॉसेस विद b, दिस विल रिमेन कांस्टेंट इन टाइम ऑलवेज। ठीक है, सो हमें ये पता चल गया। नाउ ए कैप टी भी कांस्टेंट है, एन कैप टी भी कांस्टेंट है, एन कैप टी तो कांस्टेंट है, तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको ये फोर्थ ऑप्शन मिल जाएगा। सो ए कैप एंड एन कैप टी आर कांस्टेंट, सो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो थोड़ी लैंग्वेज बस थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है इन्होंने। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बेसिक, ये बेसिक आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा अलजेब्रा में, जब वेक्टर अलजेब्रा करते हैं, तो उसी पे ही बेस करके इन्होंने बस थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज ऐसी कर दी है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। सो प्लीज़ डू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, 3.5 मार्क्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा से आया था। अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z
is defined by the integral fz. So this is the integral gamma space में है, and omega square minus 2 omega by omega minus z dw, where gamma is a circular contour of radius 3. So कंटूर का जो रेडियस है वो 3 है यहाँ पे, ठीक है, तो 3 रेडियस, ठीक है, तो इसका जो रेडियस है डेट इज 3. सेंटर्ड एट ओरिजिन, सो ओरिजिन पे सेंटर्ड है. रनिंग काउंटर क्लॉकवाइज, सो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. सो काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे होगा इन द ओमेगा प्लेन. सो दिस इज द ओमेगा प्लेन एंड उसमें ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट z इज इक्वल टू, सो वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन बतानी है एफ जेड, इसकी वैल्यू बतानी है एट z इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा. ठीक है, तो इसका इंटीग्रल सोल्व करेंगे. सो इंटीग्रल कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमें इसकी सिंगुलैरिटी निकालनी पड़ेगी, या फिर आप पोल्स कह दो. सो पोल्स या फिर सिंगुलैरिटी जब आप निकालोगे तो वो कैसे निकालते हैं, डिनोमिनेटर को सिंपली इक्वेट कर दो 0 के इक्वल. ठीक है, डिनोमिनेटर को सिंपली 0 के इक्वल ऑपरेट कर दो. सो ओमेगा माइनस जेड विल बी इक्वल टू 0. सो ओमेगा इज इक्वल टू जेड एंड z की वैल्यू हमें दे रखी है दैट इज 2 माइनस आयोटा. सो 2 माइनस आयोटा. ठीक है, तो दिस इज अ, सो ये पोल जो है ये सिंपल पोल है, आपको दिख रहा है यहाँ से, दिस इज अ सिंपल पोल, क्योंकि ये 0 बाय 0, अगर आप यहाँ पे ओमेगा स्क्वेयर माइनस 2 बाय ओमेगा माइनस जेड में ओमेगा की वैल्यू 2 माइनस आयोटा पुट करके देखना, तो दिस वॉन्ट बिकम 0 बाय 0 फॉर्म भी नहीं बन रही. तो दिस इज अ सिंपल पोल. सो ये सिंपल पोल है. सो हम कोची रेजिड्यू थ्योरम निकाल सकते हैं, उससे हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे. सो कोची रेजिड्यू थ्योरम से, बाय अप्लाइंग कोची रेजिड्यू थ्योरम वी कैन कैलकुलेट. एंड ये जो ओमेगा की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा, दिस लाइज विद इन द काउंटर, क्योंकि इसका जो रेडियस है 3 है और ओमेगा की आप वैल्यू निकालो, ओमेगा के मोड की वैल्यू डैट विल बी अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 2 माइनस आयोटा है, सो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डैट विल बी रूट 5. एंड रूट 5 कितना होता है, 2.24 के आसपास होता है. सो डैट इज लेस देन 3. सो इसके बीच में ही लाई कर रहा है, मतलब तो ये भी पक्का हो गया कि इसके बीच में लाई कर रहा है, अदरवाइज उसकी इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती. तो बीच में लाई कर रहा है, तो कोची रेजिड्यू थ्योरम लगाएंगे. सो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आयोटा and into residue of the function residue of this function fz at z is equal to omega which is 2 minus iota. ठीक है, तो सिंपली हम निकाल लेते हैं, रेजिड्यू निकाल लेते हैं. तो रेजिड्यू होता है, रेजिड्यू कैसे निकालते हैं, एट ओमेगा इज इक्वल टू z 2 माइनस आयोटा जो हमें दे रखा है उस पर निकालना है हमें. सो ये हो जाएगा लिमिट ओमेगा टेंड्स टू जेड इंटू यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा माइनस जेड, एंड फंक्शन हमें है ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 बाय ओमेगा माइनस जेड. सो जेड की वैल्यू 2 माइनस आयोटा पुट करेंगे, उस पे वैल्यू निकाल लेंगे. सो जेड इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा पे. ठीक है, तो जब आप जेड को 2, ये 2 है, दिस इज जेड, सो 2 माइनस आयोटा पुट करोगे. सो ये दोनों टर्म तो वैसे भी कैंसिल हो रही हैं. सो यहाँ पे सिंपली जेड को यहाँ पे 2 माइनस आयोटा पुट कर देंगे. सो जेड और ओमेगा इक्वल है, जेड इज इक्वल टू ओमेगा, 2 माइनस आयोटा पुट करेंगे. सो पुट करते हैं, दिस विल बी, ये आ गया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर माइनस 2. सो 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 that will be 4 minus 1 minus 4i minus 2, एंड यहाँ से आ जाएगा 1 minus 4 iota. सो ये हमारे पास रेजिड्यू आ गया. ठीक है, नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड जो थी 2 पाई आयोटा इंटू द रेजिड्यू ऑफ दिस फंक्शन. सो 2 पाई आयोटा इंटू 1 माइनस 4 आयोटा. सो ये कैलकुलेट करो. सो ये आ जाएगा 2 पाई आयोटा प्लस 8 पाई.
सो 2 पाई आयोटा प्लस 8 पाई ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस ये थर्ड ऑप्शन दिख ही रहा है, 8 पाई प्लस 2 पाई आयोटा। सो बहुत कम टाइम में ये क्वेश्चन हो गया। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। सो आपको ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है। सो मैथमेटिकल फिजिक्स से काफ़ी इजी क्वेश्चन आया ये।